हेलो एवरीवन, हम सॉल्व कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड फिजिक्स के पेपर में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब तक हम 30 क्वेश्चन के सोल्यूशन अपने इस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं और अब हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की। ये क्वेश्चन पूछा गया था मॉलिक्यूलर फिजिक्स से, जिसमें हमें गिवन है एक सेंट्रल लाइन जिसका वेवलेंथ गिवन है 5460 एंगस्ट्रॉम एंड साथ ही साथ हमें स्टोक्स लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई थी जिसका वेवलेंथ था 5520 एंगस्ट्रॉम और हमसे पूछा गया था वेवलेंथ ऑफ एंटी स्टोक्स लाइन। ठीक है, तो हमें पता है कि जब स्टोक्स लाइन यानी कि किसी मटेरियल से स्कैटर्ड होगी, जब कोई लाइट को हम इंसिडेंट कर रहे हैं किसी मटेरियल पर, देन उसकी जो वेवलेंथ होगी, यदि हम उसको लेमडा एस से डिनोट करें, देन उसकी वेवलेंथ हो जाएगी लेमडा नॉट प्लस डेल्टा लेमडा। ठीक है, तो ये जो डेल्टा लेमडा होता है ये बेसिकली मटेरियल पर डिपेंड करता है। जब आप मटेरियल को चेंज नहीं करेंगे तब तक किसी एक लाइट के लिए इस डेल्टा लेमडा की वैल्यू जो होगी वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, और यहाँ पर लेमडा नॉट क्या है, तो लेमडा नॉट बेसिकली हमें गिवन है वो है कि जिस वेवलेंथ की लाइट से हमें उस मटेरियल को हमें एक्साइट करना है। ठीक है, तो लेमडा नॉट बेसिकली क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5460 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और लेमडा एस क्या हो जाएगा, लेमडा एस हो जाएगा हमें 5520 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन थी और हमें जो कैलकुलेट करना था वो कैलकुलेट करना था लेमडा एस, जिसको बेसिकली हम यदि बोलें तो वो है वेवलेंथ ऑफ एंटी स्टोक्स लाइन। ठीक है, तो जब इसकी वेवलेंथ के बारे में हम बात करेंगे तो उसकी वेवलेंथ जब एंटी स्टोक्स लाइन की वेवलेंथ की बात करेंगे तो एंटी स्टोक्स लाइन के केस में क्या होता है कि जो हमारे लाइट है यानी कि इंसिडेंट लाइट है उसकी जो वेवलेंथ होगी उससे माइनस डेल्टा लेमडा यदि हम कर दें, देन हमें एंटी स्टोक्स लाइन की वेवलेंथ जो कि स्कैटर्ड हो रही है, जिसको हम बोल रहे हैं एंटी स्टोक्स लाइन, उसकी वेवलेंथ हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें डेल्टा लेमडा कैलकुलेट करना होगा। तो इन दोनों वैल्यूज को यदि हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देन हमें यहाँ से डेल्टा लेमडा की जो वैल्यू हो जाएगी वो मिल जाएगी 60 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 60 एंगस्ट्रॉम मिलने के बाद हम इसमें यदि इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, देन हमें यहाँ से इक्वेशन मिलेगा 5460 एंगस्ट्रॉम माइनस 60 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 5400 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो पूछा गया था वो थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया था। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यदि आपके पास एक सिंपल ट्रिक है, देन आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, तो इसको क्या करेंगे, आप एक सिंपल ट्रिक के तरीके से आप जा सकते हैं, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, सिंपली आप यदि हम बात करें तो इंटरनल एनर्जी यानी कि यू को यदि आप ई से डिनोट करें, ठीक है, जिसको जनरली हम डिनोट करते हैं, देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम इसमें लिख देंगे ई एफ जी एच। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, टी एस के साथ माइनस और पी वी के साथ प्लस लिख करके कुछ इस तरीके का एरो आप बना देंगे। ठीक है, इससे क्या आपको मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी यानी कि F इज इक्वल टू ई माइनस टी एस जी, यानी कि गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको गिब्स पोटेंशियल यहाँ पर बोला है, उसकी वैल्यू हो जाएगी ई माइनस टी एस प्लस पी भी। ठीक है, बिकॉज जी सेंटर में है और यहाँ से सेंटर से दोनों तरफ एरो जा रहे हैं। ठीक है, टी एस की तरफ भी और पी भी की तरफ भी। अब हम बात करेंगे एच की, तो एच यहाँ पर हो जाएगा ई प्लस पी भी। ठीक है, बिकॉज एच से यहाँ एरो चला ई पर गया एंड देन उसके बाद पी भी की तरफ आ गया, तो हमें क्या मिल जाएगा, ई प्लस पी भी। और एफ से एरो चला ई पर आया एंड देन उसके बाद टी एस पर चला गया, देन हमें क्या मिल जाएगा, ई माइनस टी एस। ध्यान रहे ई ही क्या है हमारा, यू है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम देखें, देन हमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, देन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक ट्रांजिशन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन और हमें कैलकुलेट करना है टोटल जीमान कंपोनेंट। तो यहाँ पर आप यदि डेल्टा जे इज इक्वल टू, यदि हम यहाँ से बात करें डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 को अप्लाई करेंगे तो आपको एक ट्रांजिशन जो है पूरा आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप सिंपली क्या कर सकते हैं यहाँ पर इसके यानी कि जो अपर स्टेट है और लोअर स्टेट है, इन दोनों को आप सिंपली एक तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, देखिए, यहाँ पर लिख सकते हैं -5/2 और 1 के डिफरेंस पर -5/2 से लेकर के +5/2 तक आपको सारे वैल्यूज को, सारे जे वैल्यूज को लिख लेना है। ठीक है, तो -5/2 एंड देन यहाँ पर हो जाएगा -3/2, नेक्स्ट हो जाएगा -1/2 +1/2
+3/2 और +5/2। ठीक है, तो ये अपर स्टेट के लिए हो गया। देन इसके बाद आप लोअर स्टेट की यदि बात करेंगे, देन जो चीज़ें जहाँ पर हैं उसी के सामने आपको लिख देनी है। ये हो जाएगा -3/2 एंड देन आपके पास हो जाएगा -1/2 +1/2 और +3/2। उसके बाद यहाँ से ट्रांजिशन ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल, ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी, साथ ही साथ ये वाली भी पॉसिबिलिटी आएगी, ये पॉसिबिलिटी भी आएगी, ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी, ये पॉसिबिलिटी एंड देन उसके बाद ये पॉसिबिलिटी। अब सारे ट्रांजिशन को यदि हम ऐड करेंगे तो टोटल ट्रांजिशन यहाँ से देखने को मिलेगा 12, जो कि किसके करस्पॉन्डिंग आ रहा है, वो आ रहा है बेसिकली डेल्टा जे इज इक्वल टू 0 ±1 से। तो इसका लिए जो इसका करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन सी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था इसमें, वो पूछा गया था बेसिकली इसमें पूछा गया था थर्मोडायनामिक्स से, जिसमें हमें जो गिवन था वो गिवन था आरएमएस स्पीड ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। वो था कितना, वी आर एम एस 1, इसको हम डिनोट कर देते हैं, वो था वी। ठीक है, और हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना था आरएमएस स्पीड कब, जब गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टिल द प्रेशर बिकम 9 टाइम्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वी आर एम एस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T होता है। क्यों, क्योंकि वी आर एम एस इज इक्वल टू √3 kBT डिवाइडेड बाई एम होता है। तो चूंकि हमें यहाँ पर केवल टेम्परेचर से मतलब है, क्योंकि हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन से पीवी इज इक्वल टू फॉर 1 मोल होता है आर टी। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, और आर यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा, यानी कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी के, यानी कि जिस तरीके से पी बढ़ रहा है उस तरीके से टी भी बढ़ेगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो T2 की वैल्यू हो जाएगी वो इक्वल हो जाएगी किसके, 2 टाइम सॉरी वो इक्वल हो जाएगी 9 टाइम्स T1। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी आर एम एस 1 डिवाइडेड बाई वी आर एम एस डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट में हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाई T2 की जगह पर लिख देंगे 9 T1, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/3। इसका मतलब कि जो हमारी वी आर एम एस 2 और इसकी वैल्यू क्या है V, तो इसका मतलब वी आर एम एस 2 यानी कि जो वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है वो क्या होगी, 3 टाइम्स V, यानी कि जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। यहाँ पर हमसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज हर्मिशियन। ठीक है, कौन सी मैट्रिक्स जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो देखिए हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि हर्मिशियन की जो कंडीशन होती है वो होती है ए डैगर इज इक्वल टू ए। यदि इस तरीके की कोई मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो वो क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अब ए डैगर कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ए डैगर कैलकुलेट करने के लिए आपको 2 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा एंड देन उसके बाद उसका क्या लेना पड़ेगा, कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो चलते हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम ऑप्शन ए की बात करें तो इसके मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं मैट्रिक्स ए। तो मैट्रिक्स ए हमें गिवन था 0 I 0। ठीक है, तो इसका जब हम ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे देन हमें मिल जाएगा यहाँ पर 0 I 0। ठीक है, इसके बाद जब हम इसके कॉन्जुगेट को कैलकुलेट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को कैलकुलेट करेंगे देन हमें मिल जाएगा 0 - I 0। यहाँ से यदि हम माइनस कॉमन लेंगे देन हमें मिल जाएगा 0 I 0, यानी कि -a। इसका मतलब ये है कि ए डैगर इज नॉट इक्वल टू ए। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन ए था वो हर्मिशियन मैट्रिक्स नहीं है। चलते हैं, हम बात कर लेते हैं इसी तरीके से ऑप्शन बी की। ऑप्शन बी में जो मैट्रिक्स है उसको हम नाम दे देते हैं बी, और वो है 0 I - I 0। अब इसका यदि हम ट्रांसपोज कैलकुलेट कर लें देन हमें मिल जाएगा यहाँ पर 0 I - I 0। इसी तरीके से हम इसके यदि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को देखें देन हमें यहाँ से मिल जाएगा 0 I - I 0। ठीक है, तो ये बेसिकली किसके बराबर है, बी के बराबर है। इसका मतलब कि जो ऑप्शन बी में मैट्रिक्स दी गई थी वो हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन बी। ठीक है, बाकी दो मैट्रिक्स को यदि आप चेक करेंगे देन वो भी मतलब कि ये हर्मिशियन की जो कंडीशन है ए डैगर इज इक्वल टू ए, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ है कि यदि किसी फंक्शन एफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एफ लेमडा, तो हमसे पूछा गया था फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ए एक्स। तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, 1/a फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लेमडा बाई ए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर हमसे पूछा गया था पॉली मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं उसको आप सिंपली हम लोग पढ़ते हैं तो ये चीज़ें याद रहती है। ठीक है, लेकिन हम इसको यहाँ पर सॉल्व करके देखेंगे बिकॉज इस क्वेश्चन में कुछ गलतियाँ थी। ठीक है,
तो सबसे पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सिग्मा एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होती है। तो सिग्मा एक्स बेसिकली होता है 0 1 1 0, ठीक है। डायगोनल का जो सम होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का जो सम होता है वो हमेशा 0 होना चाहिए। इसी तरीके से सिग्मा वाई की वैल्यू को यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस आई एंड 0। इसी तरीके से सिग्मा जेड की वैल्यू को यदि हम कैलकुलेट करें तो 0 माइनस 1 होता है। अब हम यहाँ से यदि सिग्मा एक्स सिग्मा वाई के मल्टीप्लिकेशन को फाइंड करें, देन हमें यहाँ से मिल जाएगा आई, और इसको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे देन हमें यहाँ से मिल जाएगा 0, ठीक है। और फिर से यदि हम यहाँ से कैलकुलेट करें देन हमें यहाँ से मिल जाएगा 0, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा माइनस आई। तो जब हम इसको देखेंगे देन हम ये कह सकते हैं कि यदि हम i कॉमन लें देन हमें यहाँ से मिल जाएगा 1 0 0 1, यानी कि i सिग्मा z। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन सी। लेकिन फर्दर हम बढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे सिग्मा y और सिग्मा x को। तो सिग्मा y और सिग्मा x को कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें माइनस सिग्मा z आ रहा है। इसका मतलब यदि सिग्मा x सिग्मा y प्लस सिग्मा वाई सिग्मा एक्स को हम ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 0, और इसको जब इधर ले जाएंगे तो ये माइनस आ जाएगा। इसका मतलब कि ऑप्शन डी भी यहाँ पर क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। और वैसे भी हमें पता होता है कि पाउली मैट्रिसेस क्या होती हैं, वो एंटी कम्यूटेशन रूल को फॉलो करती हैं। तो इस हिसाब से इसमें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी दोनों ही करेक्ट लग रहे थे। तो आप बताइएगा कमेंट करके कि क्या ये क्वेश्चन जो था वो गलत था या सही था, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो इसमें हमसे पूछा था मीन डेविएशन डी बार इन टर्म्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ एन रीडिंग। तो यहाँ पर एक चीज बस ध्यान रखना था कि यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू को कंसीडर किया जाता है, और एब्सोल्यूट वैल्यू केवल ऑप्शन ए में दिया है। इसका मतलब कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो हमें यहाँ पर एक वेव फंक्शन गिवन था, और हमसे हमें जो फाइंड करना था वो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना था, और जो रीजन दिया हुआ था वो दिया था मॉड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ए, जहाँ पर ए है ग्रेटर देन 0, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी जब हम फाइंड करेंगे तो ऑब्वियस है कि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे साइन स्टार और साइन डी एक्स को, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, ठीक है। चूंकि इसका जो रीजन दिया हुआ है वो माइनस ए टू प्लस ए तक दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा मॉड ए लेस देन और इक्वल टू ए, का मतलब हो गया कि ये माइनस ए थे प्लस ए तक ही डिफाइंड है, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 2 मॉड एक्स डी एक्स। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे देन इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 0 टू ए ई टू दी पावर -2, और मॉड हटा दीजिए डी एक्स, ठीक है। बिकॉज मॉड एक्स से हमें ये पता चल रहा है कि जो वेव फंक्शन है वो एक्स इज इक्वल टू 0 के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक। तो इसको लिख सकते हैं, एंड देन उसके बाद जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में हो जाएगा 1/2, ठीक है। 0 टू ए है यहाँ पर, उसके बाद ये हो जाता है ई टू दी पावर -2x, कहाँ से, 0 से लेकर के ए तक। अब इसको यदि देखेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अब जब अपर लिमिट रखेंगे तो ई टू दी पावर आ जाएगा -2a, और लोअर लिमिट रखेंगे देन आ जाएगा 1। इसको सिंपली लिख सकते हैं ई टू दी पावर -2a, ठीक है। तो इसके हिसाब से यदि हम ऑप्शन को मैच करें तो ऑप्शन डी जो था वो इसका करेक्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 40 है, उसमें हमें फाइंड करना था द स्टेबल न्यूक्लियस दैट हैज अ रेडियस हाफ ऑफ Fe56। यदि हम Fe56 के रेडियस को यदि हम R1 मान लें देन हमें पता है कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स में R इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3 होता है। A1 मान लेते हैं, ठीक है। जो कि A1 की जो वैल्यू है वो है हमें 56, और हमें A2 के वैल्यू को फाइंड करना है। तो A2 के करस्पॉन्डिंग जो R2 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी R नॉट A2 टू द पावर 1/3। ध्यान रहे यहाँ पर जो R2 है वो है R1 डिवाइडेड बाई 2। ये हमें गिवन है द स्टेबल न्यूक्लियर डेट हैज अ रेडियस हाफ ऑफ Fe56। तो Fe56 की रेडियस को हमने क्या माना है, R1 माना है, और तो हमारा जो R2 हो जाएगा वो R1/2 होता है। अब इस इक्वेशन में हम वैल्यूज को यदि पुट करें देन हमें मिल जाएगा यहाँ पर R नॉट A टू द पावर 1/3, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर हो जाएगा R नॉट 56 टू द पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 8, सॉरी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 2। तो आर नॉट से आर नॉट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और ए टू द पावर 1/3 और 56 टू द पावर 1/3 को सॉरी ये 1/3 को यदि हम रिमूव करेंगे देन हमारे पास हो जाएगा ए इज इक्वल टू 56, और 2 टू द पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। 2 टू द पावर 3 मतलब 8। इसको कट करेंगे देन हमें यहाँ पर मिल जाएगा 7। तो 7 यहाँ पर ए की वैल्यू केवल ऑप्शन ए में था, इस वजह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए। तो ये टोटल 10 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आगे के बचे हुए क्वेश्चंस। थैंक यू।